नमस्ते। कहानी कहते सुनते से मैं यानी मीनाक्षी आप लोगों को कई बार यादों की गलियों में घुमा लाई हूँ अपनी कहानियों के साथ। मुझे उम्मीद है मेरी कहानियाँ आप लोगों में से कई लोगों को अपने बीते हुए दिनों की याद दिलाती है और फिर कई लोग तो मेरे कहानियों से रिलेट भी करते होंगे अपने आप को। और फिर ये हमारा नया जनरेशन, अरे भाई आप लोग भी ज़रूर देखिए ये कहानियाँ, ज़रा उस ज़माने का जायका तो लीजिए। वक्त के साथ वो सारी बातें धीरे धीरे धुंधली होती जा रही हैं, मिटती जा रही हैं। कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ गलत भी। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम उम्र में छोटे होते हैं तो हमारे ख्यालात अलग रहते हैं। हम प्रगतिशील और रूढ़िवादी ना होने का दावा भी करते हैं। अपने बुजुर्गों के नज़रिए से, उनके सोच विचार से अलग सोच विचार रखते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है और हम भी उस उम्र तक पहुंच जाते हैं, तब हमारी विचारधारा भी धीरे धीरे बदलने लगती है। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि हमारे विचार हमारे बुजुर्गों जैसे हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम शायद दुनिया को उनकी नज़रों से देखना शुरू कर दिए। नानी का चश्मा, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। किसकी नानी? अरे गुड्डू की नानी। गुड्डू कौन है? गुड्डू 11 साल का लड़का है जो कि अपने माँ पापा के साथ शहर में रहता है। गुड्डू की माँ उसे हर साल गर्मी की छुट्टियों में पूरे 1 महीने के लिए नाना नानी के घर ले जाती है। गुड्डू को वैसे नाना नानी का गांव जाना तो पसंद नहीं आता, लेकिन हाँ, वो जाता इसलिए था कि उस वक्त उसके मौसेरे और ममेरे भाई बहन भी वहाँ आते और उनके साथ कभी नदी में जाकर नहा लेना, खेतों में खेलना और पड़ोस के खेत से आम चुरा के खाना, ये सब उसे बहुत मज़ा आता था। गुड्डू के नाना नानी का खेत था गांव में और फिर बड़ा सा मकान था। इस बड़े से मकान में कमरे कम और बरामदे ज़्यादा थे। ऐसे ही एक बरामदे में एक बड़ा सा झूला लगा रहता और गुड्डू देखता कि उस पर अक्सर भी नाना जी बैठकर कुछ लिखाई पढ़ाई कर रहे होते और उनसे मिलने मिलाने वाले लोगों के साथ बैठकर उनके लिए कुछ सलाह मशवरा देते। कभी कोई रोता रहता तो उसे सांत्वना देते, कोई सलाह देते, और कभी कोई खुशखबरी लेके आता तो उसे बधाई देते। नाना जी इन सब में ही मगन रहते और नानी जी को तो गुड्डू ने हर समय रसोई घर में ही देखा। गुड्डू की नानी लंबा कद, गोरा रंग, बड़ी सी बिंदी, चौड़ी बॉर्डर वाली साड़ी, कड़क जूड़ा और भारी गहने, और हाँ, सोने के फ्रेम वाला चश्मा। बहुत रोबीली दिखती थी वो। जितनी रोबीली वो दिखती थी उससे कहीं ज्यादा तो रोबीलिया उनका आवाज था। बहुत ऊंचा बोलती थी। अरे बच्चे लोग, सुबह सुबह नहा लिया करो, ये तुम्हारा शहर नहीं है कि जब मन चाहे नहा लो। चलो जाओ नहाओ। और वो मुन्नी के बाबूजी, वो लच्छी काहे रो रहा था और तुम काहे उसे गले लगाए जा रहे थे? देखा मैंने, नहा के आई हो खाना खाने रसोई घर में। अरे का तू देख नहीं रही है क्या हम यहाँ खड़े हैं? परे हट, छू लेगी क्या? चल उधर झाड़ू लगा, आंगन अच्छे से झाड़ना। ये काम वाली लोग को तो रोज समझा के थक जाओ, कुछ काम के नहीं है। नानी इतने
जोर से बोलती और इतना तीखा बोलती। गुड्डू सोचता, नानी ऐसी क्यों है? ये हर समय छूने छाने वाली बातें क्यों करती है कि मत छुओ, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, नहाओ। जब खाना खाने बुलाती तब हाथ पैर धोकर कपड़े बदल कर ही रसोई घर में जा सकते थे। खाना रसोई घर में ही परोसा जाता। रसोई घर में तो किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। वैसे माँ, मौसी, मामी वो भी नहा कर ही रसोई में जा सकते थे। नौकरों को तो उस तरफ देखना भी मना था। गुड्डू सोचता रहता कि नानी ऐसी क्यों है। लेकिन वही नानी जब रात को खाना खा के पूरे काम खत्म करके बच्चों के साथ बैठ के हंसी मजाक करती और प्यारी प्यारी कहानियां सुनाती। गुड्डू सोचता, ऐसी क्या बात है जो नानी ऐसी एकदम कड़क नानी ऐसे हो जाती है, इतनी प्यारी हो जाती है, ऐसे कैसे बदल जाती है। फिर गुड्डू ने गौर से नानी को देखा। तब उसने देखा कि जब नानी कहानियां सुनाती है तब वो चश्मा नहीं लगाती है। गुड्डू ने सोचा, तो ये चश्मा ही कुछ गड़बड़ है, लगता है इसमें कुछ जादू है खराब वाला। और फिर गुड्डू के अंदर का वो जासूस जाग गया। उसने भी सोचा, मैं इस चश्मे की पूरी छानबीन करता हूँ। और गुड्डू को बहुत जल्दी ही मौका भी मिल गया। उस दिन शाम को सब बैठकर बरामदे में चाय पी रहे थे। नानी ने अपना चश्मा उतार कर बगल में रखा और सर दबाती हुई बोली, आज तो बहुत सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ। गुड्डू भाग के नानी के पास गया और बोला, नानी मैं आपका सर दबा दूं? आपको सर दर्द हो रहा है ना? कहता हुआ वो सर दबाने लगा और चश्मे की तरफ देख रहा था। नानी ने बड़े प्यार से गुड्डू को गोद में बिठाया और कहा, कितना प्यारा है गुड्डू, नानी का कितना ख्याल है तुझे। कहते हुए नानी गुड्डू को लाड़ करने लगी। गुड्डू, कल मैं तेरे लिए बूंदी के लड्डू बनाऊंगी, खाएगा ना? तुझे बहुत पसंद है। हाँ नानी, वो दही बड़े भी बनाओगी? अरे बना दूंगी मेरा गुड्डू के लिए। नानी इतने में दरवाजे से आवाज आई, मालकिन, वो गाय चरने गए थे तो वो कजरी गाय लौट के नहीं आई। नानी ने झटपट चश्मा लगाया और जोर से आवाज आई, क्या मतलब नहीं आई? तुम गए थे ना चराने, या खुद कहीं चरने बैठ गए थे? कजरी लौट के नहीं आई, जाके ढूंढ के ला। नहीं मिले तो तू भी रह जाना वहीं, समझा? हाँ, कुछ काम के नहीं है ये लोग। नानी ने जैसे ही चिल्लाया, गुड्डू को तो यकीन हो गया कि सारा कमाल इस चश्मे का ही है। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई। गुड्डू वापस अपने शहर आ गया। धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया और गुड्डू का नानी का घर जाना भी धीरे धीरे कम ही हो गया। फिर गुड्डू बड़ा हो गया और विलायत चला गया पढ़ने के लिए। और विलायत में था तभी माँ का एक दिन फ़ोन आया कि अब नानी नहीं रही। गुड्डू को बहुत दुख लगा। माँ भी बहुत दुखी थी, रो रही थी। फिर गुड्डू और माँ दोनों नानी की बातें, नानी की यादें सब याद कर रहे थे, उनकी आदतें याद कर रहे थे। तब अचानक गुड्डू ने पूछा, माँ, ये नानी हर समय इतना तीखा क्यों बोलती थी, इतना ऊंचा बोलती थी? वो नौकरों के साथ ना बहुत बुरा व्यवहार करती थी, ऐसा क्यों? अरे गुड्डू, वो गांव में ना जाति पाति, छुआछूत इन सबको बहुत मानते हैं। वो तो हम शहर आ गए हैं तो हमारा विचार बदल गए हैं। हाँ माँ, लेकिन ये गलत है ना, नानी को ऐसा नहीं करना था। हाँ गुड्डू, जरा दाढ़ी मूछ के आ गए, अब नानी को बोलने चला है, चुप कर।
गुड्डू की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे वही नौकरी मिल गई। कुछ साल बाद गुड्डू और माँ की फ़ोन पे बात हो रही थी, तो माँ ने कहा, गुड्डू बेटा, वो तुमको नौकरी करते भी कोई 3-4 साल हो गए हैं और बेटा वो अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, तुम्हारा क्या विचार है? माँ, मैं दिसंबर में आ रहा हूँ ना घर, तभी बात करते हैं ना। चल अच्छा ठीक है। गुड्डू पूरे 2 साल बाद घर आ रहा था। माँ पापा तो पूरे त्योहारों जैसी तैयारी कर रहे थे। गुड्डू का आराम, गुड्डू की पसंद, गुड्डू की सहूलियत से पूरे घर को जैसे काया पलटी कर दिया। गुड्डू को भी घर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। माँ तो गुड्डू के आने की खुशी में कथा रखवा दी और 11 ब्राह्मणों का भोज भी रखवा दिया। और जब गुड्डू को पता चला तो गुड्डू ने कहा, माँ, कथा तो ठीक है, मगर ये 11 ब्राह्मणों को खाना खिलाने के बदले तुम कोई ज़रूरतमंद की मदद कर देती तो अच्छा होता। गुड्डू, जो मदद करना है करवा लो, लेकिन भोज तो मैं करवा के रहूंगी। गुड्डू को लगा जैसे अभी नानी ने ही बात किया। माँ तो बिल्कुल नानी जैसे लग रही थी। फिर उसने गौर से माँ को देखा तो ना, माँ ने जो चश्मा पहना था वो नानी के चश्मा जैसा लग रहा था। गुड्डू ने घबरा कर पूछा, माँ, ये फ्रेम नया खरीदा है क्या? माँ ने कहा, अरे तू पहचाना नहीं, ये नानी का चश्मा है। असल में ये मेरी नानी का चश्मा है। माँ बताती थी कि उस जमाने में उनके बाबूजी उनकी माता जी के लिए सोने का फ्रेम बनवाए थे, और देख यहाँ हीरे भी लगे हुए हैं। तो ये खानदानी चीज है बेटा। पर माँ, बदल देते हैं ना। अरे कोई खानदानी चीज छोड़ता है भला? और फिर ये चश्मा लगाकर मैं अपनी माँ जैसे देखने लगती हूँ, मेरा मतलब दिखने लगती हूँ। इसी बात का तो डर है, गुड्डू ने मन ही मन कहा। खैर, कथा भी हो गई और भोज भी हो गया। उस दिन माँ बहुत थक गई थी और लेटे लेटे गुड्डू से कुछ बातें कर रही थी। रात हो गई, माँ के सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो गुड्डू माँ का चश्मा एक तरफ रख कर माँ का सर दबाने लगा और फिर इधर उधर की बातें होती रही। फिर गुड्डू ने कहा, माँ, तुम्हें याद है तुम कहा करती थी मेरा गुड्डू परी जैसी दुल्हन लाएगा, मैं उसकी ब्याह बड़े धूमधाम से करूँगी। तो माँ, मैंने लड़की पसंद कर ली है। माँ, तुम सुन रही हो ना? लेकिन माँ तो सो गई थी। दूसरे दिन नाश्ता खाने के बाद माँ, पापा और गुड्डू बैठ के बातें कर रहे थे। तभी माँ ने अचानक मोबाइल खोलकर कुछ फ़ोटो दिखाते हुए गुड्डू से कहा, देख गुड्डू, वैसे तो बहुत सारे रिश्ते आए हैं, लेकिन मुझे ये लड़की पसंद है, तू भी देख ले। वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है बेटा, शादी तेरे पसंद से ही होगी। माँ चश्मा साफ कर कर वापस लगाते हुए बोली। गुड्डू ने मोबाइल लिया और उसे बंद कर दिया और कहा, माँ, मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। हाँ सच? मुझे पता है, ये वो जो अजय की शादी में आई थी, शर्मा जी की बेटी, ये वही लड़की है ना? मैं तो उसी दिन समझ गई थी। चल, मैं ना पता लगा लेती हूँ। आज ही पता, अभी तेरे जाने में 3 दिन बाकी है, क्या पता बात तो आगे बढ़ ही सकती है ना। माँ का मनोवेग शायद शादी तक पहुंचा ही देता, लेकिन गुड्डू ने बीच में टोका और कहा, माँ, माँ, उसका नाम नसरीन है, दुबई की रहने वाली है,
मेरे साथ अमेरिका में पढ़ती थी। कमरे में तो जैसे सन्नाटा छा गया था। पापा उठकर कमरे से बाहर चले गए। माँ गुड्डू की तरफ देखती ही रह गई। गुड्डू ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ देख गुड्डू, तू मजाक कर रहा है ना? नहीं माँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। नसरीन ही मेरी पसंद है। गुड्डू, देश, धर्म, सांप्रदाय, जाति, कुल, ये सब हमारे ही रहेंगे। इससे परे कुछ सोचना भी नहीं, समझा? अरे विदेश हमने तुझे पढ़ने के लिए भेजा था, ये सब करने के लिए नहीं। मैंने अपने खून से तुझे सींचा है। मैं और पापा ने तुझे पाल पोस के बड़ा किया। तेरी अच्छाई बुराई हमसे ज्यादा कोई क्या समझ सकता है? देख, ये सब निकाल दे अपने दिमाग से। ऐसे किसी से भी शादी कर लेगा? ये नहीं हो सकता। माँ, अजय भैया की शादी तो जात बिरादरी में ही हुई थी ना, लेकिन उनका तो अभी डिवोर्स हो गया है। अपवादों की बात मत कर गुड्डू, बहस करने चला है मुझसे। अरे तू कितना भी विदेश में रह गया, वहां का पहनावा ओढ़ावा को अपना लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरे एक दिन तेरे साथ वो पिज्जा और पास्ता क्या खा लिया, तेरी हर पसंद को हम अपना नहीं सकते। माँ बोलते जा रही थी और गुड्डू चुपचाप सुनता जा रहा था। आगे के 3 दिन भी खामोशी से ही निकले। ना माँ अपने फैसले को बदलने में राजी थी, ना ही गुड्डू। जाते वक्त गुड्डू माँ पापा के पैर छुआ। माँ के आंखों में आंसू भर आए। गुड्डू माँ के गले लगते हुए कहा, माँ अपना ध्यान रखना। इतना कहना था कि माँ जोर से रोने लगी। चश्मा उतारकर आंसू पोंछते हुए बोली, गुड्डू तू भी अपना ध्यान रखना, और हाँ, इत्मीनान से बात को सोच और समझ, और हाँ, फ़ोन करते रहना। तू फ़ोन नहीं करता है बेटा तो मुझे बहुत घबराहट हो जाती है। माँ, अगर मुझसे इतना प्यार है तो मेरी बात को हाँ कह दो ना, गुड्डू ने धीरे से कहा। गुड्डू, खानदान, रीति रिवाज, परंपरा, ये सब मायने रखती है बेटा। माँ मुझे निकलना होगा, कहता हुआ गुड्डू आगे बढ़ा और फिर रुककर बोला, अरे माँ वो चश्मे का फ्रेम बदलवा लेना, तुम पर सूट नहीं करता। नहीं बदलूंगी गुड्डू। माँ अपनी बात पर अड़ी रही। गुड्डू अमेरिका पहुंच गया और हाँ, रोज माँ और गुड्डू की बातें फ़ोन पे होती। माँ बीच बीच में कोई रिश्ते की बात ज़रूर छेड़ देती, लेकिन गुड्डू खामोश रहता, कुछ भी ना कहता। अब माँ को थोड़ी बेचैनी होने लगी। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए, लेकिन गुड्डू अपनी खामोशी में ही था रिश्ते की बात को लेकर। अब तो माँ को भगवान के सिवा और कोई सहारा नहीं दिख रहा था। माँ का विश्वास था कि वो इस मुश्किल का समाधान पूजा पाठ से कर लेगी, और फिर कुछ ही दिनों में नवरात्र शुरू होने वाला था। माँ पूजा के कमरे में गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, माता रानी, ये कैसी विपदा आ गई मुझ पर। ये गुड्डू तो अपने इरादे पर अटल दिख रहा है। अब तू ही बता, मैं कैसे उसे हाँ कह दूँ। माता रानी, मैं पूरे नवरात्र कड़क व्रत रखूँगी, कन्या खिलाऊँगी, 11 ब्राह्मणों का भोज भी करवाऊँगी, और हाँ, अष्टमी के दिन तुम्हें एक रेशमी साड़ी भारी वाली चढ़ाऊँगी। लेकिन मुझे आशीर्वाद दे माँ कि मुझे थोड़ी समझदारी और ये गुड्डू को उसकी मनपसंद बहू। अरे ये मैंने क्या कह दिया?
मेरा तो दिमाग ही खराब हो चला है। माता रानी, ये गुड्डू को थोड़ी समझदारी और मुझे मेरी मनपसंद बहू मिल जाए। आशीर्वाद दे माँ, आशीर्वाद दे। फिर नवरात्र भी शुरू हो गया। पहला दिन था और माँ ने कड़क व्रत रखा और फिर सोचा जाके पंडित जी से ब्राह्मणों के भोज के बारे में भी बात कर लेती हूँ। माँ ने माता रानी के लिए बहुत सुंदर एक रेशमी साड़ी भी लाकर रख दी। डलिया में फूल और नारियल से जाकर माँ मंदिर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में वो ऑटो वाला जॉन मिल गया। माँ को देखकर कहा, अम्मा ऑटो में बैठ जाओ, मंदिर छोड़ आता हूँ। अरे देखता नहीं, नहा धो के निकली हूँ, नहीं बैठना तेरे ऑटो में, कहते हुए बड़बड़ाते हुए माँ आगे बढ़ गई और फिर बिना दाएं बाएं देखकर सड़क पार करने लगी। वैसे भी माँ खुद अपने होश में नहीं थी और माँ की आंखें खुली तो वो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाई। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। डॉक्टर, नर्स और गुड्डू के पापा धीरे धीरे उसे समझाने लगे कि उस दिन सड़क पार करते समय वो एक कार के नीचे आ गई थी। वो तो जॉन ने देख लिया और अपने ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल ले आया। गुड्डू के पापा ने कहा, ये डॉक्टर यास्मीन, ये ना होती तो पता नहीं क्या होता। इन्होंने तुम्हें दूसरा जन्म दिया है सुरेखा। डॉक्टर यास्मीन ने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, मैं ना होती तो कोई और होता। अल्लाह के फरिश्ते तो हर जगह घूमते रहते हैं। कभी वो जॉन के रूप में आते हैं, कभी मेरे रूप में। माँ की आंखें भर आई। डबडबाई आंखों से उसने देखा कि गुड्डू सामने खड़ा है। अरे गुड्डू, तू कब आया? माँ पूरी तरह ठीक हो गई और डिस्चार्ज भी हो गई। माँ ने घर से वो माता रानी वाली रेशमी साड़ी मंगा ली और डॉक्टर यास्मीन को देते हुए कहा, वो हम लोग आज सुहागन पूजते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं ये साड़ी आपको दे सकती हूँ। यास्मीन ने कहा, कोई आपत्ति नहीं होगी माँ, अगर आप इस साड़ी के साथ मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद भी दे तब। माँ ने अपना हाथ यास्मीन के सर पर रख दिया। गुड्डू, पापा और माँ तीनों घर लौट आए। माँ को कुर्सी में बिठाकर गुड्डू माँ के लिए पानी लाने गया। इतने में जॉन आया चश्मा लेकर और बोला, वो माँ उस दिन ये चश्मा सड़क पर गिर गया था, मैंने अपने पास संभाल के रख लिया, ये लीजिए। गुड्डू पानी का ग्लास लेके आते हुए चश्मे की तरफ देखा और झट से छीन लिया और बोला, अरे रहने दे ये चश्मा, मैं माँ के लिए नया ले लूँगा, वैसे भी ये खराब ही हो गया होगा। माँ ने गुड्डू की तरफ देखते हुए कहा, गुड्डू, मेरी नज़रें तो अब साफ हो गई हैं पूरी तरह, मुझे इस चश्मे की अब और ज़रूरत नहीं है। तू ऐसा कर, ये चश्मे को बेच दे और वो पैसे ये जॉन के बच्चों के पढ़ाई के लिए दे दे। और हाँ जॉन, कल कन्या खिलाऊंगी, अपनी बेटियों को भेज देना। और हाँ, तू और तेरी घरवाली भी आ जाना, भोज है कल। गुड्डू माँ की तरफ देखता ही रह गया। माँ ने कहा, क्या देख रहा है मुझे ऐसे? अच्छा सुन, आज बड़ा अच्छा दिन है, जरा मैं भी बहू को देख लूं। चल फोन लगा, वीडियो कॉल लगा। अरे देख क्या रहा है, नसरीन को फोन लगा, मैं भी तो देखूं मेरी गुड्डू की पसंद कैसी है।